हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बाजार का ही एक और रूप, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसे हम अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से भी जानते हैं। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। अभी तक हमने मार्केट की दो चरम स्थिति हैं उनके बारे में अध्ययन किया, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। मैं सोचता हूँ या समझता हूँ कि आप सभी जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की पढ़ी हैं या अध्ययन किया है वो आप समझ गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम पुनः उसको रिपीट करेंगे। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता। सर्वप्रथम अपूर्ण प्रतियोगिता का जो कॉन्सेप्ट है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1933 में इंट्रोड्यूस किया था। एक साथ ही लगभग 2 निबंध या 2 लेख लिखे गए। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन और एडवर्ड चैम्बरलिन ने द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उससे पहले मार्केट की 2 ही दशाओं के बारे में ज़्यादा पढ़ा लिखा जाता था, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा सा विवाद की स्थिति हुई। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी विशेषता यदि मौजूद नहीं है तो कंपटीशन इम्परफेक्ट हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है, प्रतियोगिता अपूर्ण हो जाती है। इसीलिए उन्होंने इसको अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिया। एडवर्ड चैम्बरलिन ने बताया कि जो वास्तविक बाजार है या बाजार की जो वास्तविक स्थिति है, जिस प्रकार की स्थितियों का सामना उपभोक्ता या फर्म करते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अधिक नजदीक है। इस विवाद को एडवर्ड चैम्बरलिन ने ही हल किया और बताया कि जो बात मिसेस जॉन रॉबिन्सन कह रही हैं और जो मैं बात कर रहा हूं, दोनों लगभग समान है, लेकिन श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की धारणा या उनका कॉन्सेप्ट मेरे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कॉन्सेप्ट से बड़ा है। अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही एक भाग है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मोनोपोली के बीच की स्थिति है। मार्केट में जो स्थिति पाई जाती है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की पाई जाती है। जैसे कि इसमें हम देखें, प्रतियोगिता में अपूर्णताओं की स्थिति हो जाए, जैसे यदि क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक ना हो अथवा क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक हो, एक से अधिक हो, परंतु वस्तु एक रूप ना हो, क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान ना हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही हो, सेलिंग कॉस्ट लग रही हो, ऐसी स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि जब पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में किसी भी दशा का अभाव होता है,
तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि हम इसे थोड़ा वैज्ञानिक शब्दों में बोले तो अपूर्ण प्रतियोगिता वह होती है जबकि एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तु का मांग पूर्णतः लोचदार नहीं होती है। जो हम अभी बात कर रहे थे, ये दो चरम स्थितियां हैं, परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता और मोनोपोली। इसके बीच की स्थिति इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जिसके बारे में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बताया था। एडवर्ड चैम्बरलिन ने बताया था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में कई चीजें आती हैं। जो चैम्बरलिन ने बताया था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता भी इसके अंतर्गत आती है। ओलिगोपोली या अल्पाधिकार भी इसके अंतर्गत आता है, और ड्यूपोली या द्वैधिकार भी इसके अंतर्गत आता है। अर्थात इम्परफेक्ट कंपटीशन एक व्यापक धारणा है जिसके अंतर्गत मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ड्यूपोली, ये तीनों चीजें आती हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता की यदि हम डेफिनेशन देखें एक दो, जैसे प्रोफेसर लर्नर ने बताया था कि अपूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जबकि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लिए एक गिरती हुई मांग रेखा का सामना करता है। जैसे अभी बात की, प्रतियोगिता अपूर्ण क्यों होती है? अल्पसंख्या में क्रेता विक्रेता हो, क्रेता विक्रेताओं में अज्ञानता हो, वस्तु विभेद हो, ऊंचा यातायात व्यय हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग रही हो, या उपभोक्ताओं में या क्रेताओं में आलस्य हो कि वह वस्तु निकट के मार्केट से खरीद लें जहां पर थोड़ी कीमत ज्यादा भी देनी पड़ रही हो, जिसके कारण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो। अभी जैसे हमने बात की, अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग प्रोफेसर चैम्बरलिन ने किया था। उन्होंने बताया था कि व्यवहारिक जगत में न तो हम पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाते हैं और न ही पूर्ण एकाधिकार, बल्कि इन दोनों के मध्य की स्थिति पाई जाती है। यह बाजार की बहुत सी फर्मों के उत्पादन में विभेदीकरण हो, एकाधिकार प्रतियोगिता की बाजार की दशा उत्पन्न हो जाती है। रियल मार्केट में यदि हम बात करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, जहां दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता हो, वहां पर परफेक्ट जो कंपटीशन होता है वो मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट स्लाइड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन की यदि हम बात करें, जहां पर लार्ज नंबर सेलर्स हों लेकिन वस्तु विभेद हों और वो एक दूसरे के निकट के सब्स्टिट्यूट, निकट की स्थानापन्न वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, वह मार्केट की स्थिति मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कहलाती है। इस प्रकार के मार्केट में दोनों प्रकार के एलिमेंट जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, अर्थात मोनोपोली और कंपटीशन, दोनों के पाए जाते हैं। इसीलिए चैम्बरलिन ने इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता कहा है। नेक्स्ट स्लाइड, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैनी सेलर्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मल्टीपल डायमेंशन ऑफ कंपटीशन, इजी है ये, इजी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म इन द लॉन्ग रन, इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्मों की अधिक संख्या, मैनी सेलर्स। एकाधिकार प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। पूर्ण प्रतियोगिताओं में विक्रेताओं की या फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। जबकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें थोड़ी सी पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। जो सेलर है वो आपस में कंपटीशन भी करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि बात कर रहे थे, वस्तु विभेद या वस्तु विभिन्नता। वस्तु विभेद एकाधिकार प्रतियोगिता का मूल आधार है। वस्तु विभेद का अर्थ है कि
वस्तु विशेष की सभी इकाई एक सी न होकर उनमें कुछ अंतर हो। प्रत्येक फर्म जो वस्तु उत्पन्न करती है वह किसी न किसी रूप में अन्य वस्तुओं से भिन्न होती है। यही कह सकते हैं कि हर फर्म यह कोशिश करती है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु अन्य फर्मों की वस्तुओं से भिन्न हो, अलग हो। ये भिन्न वस्तुएं वास्तव में एक दूसरे के विभिन्न स्वरूप है। पैकिंग अलग हो सकती है, सुगंध अलग हो सकती है, वस्तु का आकार अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत गुण भी अलग से हो सकता है, लेकिन शुद्ध प्रतियोगिता की तरह एक सी वस्तुएं नहीं होती हैं। विक्रेताओं में जब प्रतियोगिता होती है तो एक विक्रेता कीमत उत्पादन निर्णय प्राइस आउटपुट डिसीजन दूसरे विक्रेता के कीमत उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अतः अर्थशास्त्री कहते हैं, इस बात को बड़ा जोर दिया जाता है कि एकाधिकार प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म प्रतिस्थापन के बिंदु तक एकाधिकारी की भांति होती है, परंतु इस बिंदु के आगे बाजार स्पर्धात्मक या कॉम्पिटिटिव हो जाता है, प्रतियोगिता वाला हो जाता है। अब हम यदि बात करें, वस्तु विभेद दो प्रकार का हो सकता है। एक तो वास्तविक वस्तु विभेद, जिस दशा में वस्तु की विभिन्न इकाइयां किस संबंधी वास्तविक अंतर होंगे, जैसे बात की क्वालिटी अंतर होंगे। और दूसरा है या पैकिंग का अलग हो, आकार अलग हो, सुगंध अलग हो। दूसरा है कृत्रिम या कल्पित वस्तु विभेद। इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन विज्ञापन के द्वारा, जैसे कि आप आजकल की मार्केट में देखते हैं, विज्ञापन के द्वारा, जैसे नहाने के साबुन की बात करें, नहाने के साबुन मार्केट में बहुत सारे साबुन, और सब साबुन की जो एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं उसमें ये होता है कि हमारा साबुन दूसरे साबुन की अपेक्षा अच्छा है। विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों की मनोवृत्ति इस प्रकार प्रभावित की गई है कि वे अंतर समझने लग जाए। ये कृत्रिम वस्तु विभेद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्मोलॉजी एंट्री। एकाधिकार प्रतियोगिता में उद्योग या उद्योग क्या, इसमें हम समूह बोलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग होते हैं। एकाधिकार में उद्योग और फर्म पर्यायवाची होते हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम ग्रुप बोलते हैं, समूह बोलते हैं, फर्म और समूह। एकाधिकार प्रतियोगिता में समूह में किसी फर्म को प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, परंतु इतनी स्वतंत्रता नहीं होती जितने की पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती है। कुछ बैरियर्स होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉफिट से आकर्षित होकर फर्में जो हैं प्रवेश करती हैं, और वो पहले से जो मौजूद फर्में हैं उनके निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है, लेकिन अपनी प्राइस या कीमत उत्पादन नीति का निर्धारण वो दूसरे फर्मों को ध्यान में रखकर करते हैं। जैसे अभी हम बात करेंगे, जो मांग वक्र है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है, लेकिन यह मोनोपोली की अपेक्षा थोड़ा सा फ्लैटर होता है, मोर प्राइस इलास्टिक होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो निकट के सब्स्टिट्यूट है, निकट के स्थानापन्न वस्तु जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अधिक पाए जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं मार्केट में अधिक उपलब्ध होती है। इसलिए जो डिमांड कर्व है या एआर वक्र है, वो थोड़ा सा मोर प्राइस इलास्टिक होता है, थोड़ा फ्लैटर होता है मोनोपोली की तुलना में। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कर्व दिया हुआ है, ये एआर वक्र है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मांग वक्र है, और उसी के अनुरूप उसके नीचे ये एमआर या सीमांत आगम वक्र है। ये सीमांत लागत और औसत लागत वक्र हैं। इनका निर्धारण कैसे कैसे होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व थोड़ा फ्लैटर होता है, और एमआर उसके नीचे उसी अनुरूप पाया जाता है।
गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। फर्म म्यूचुअल डिपेंडेंस बहुत अधिक होती है। गैर कीमत प्रतियोगिता का मतलब होता है कि कीमतों में कमी या वृद्धि नहीं करती हैं फर्में, बल्कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु के गुण, वस्तु के विक्रय से संबंधित दशाओं या सेवाओं, विज्ञापन आदि पर अधिक व्यय किया जाता है। अपने ट्रेडमार्क, अपनी वस्तु को विज्ञापन के द्वारा दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की जाती है और बार बार विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन की नई नई टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे उपभोक्ता के दिमाग में ये बात स्थापित की जाती है कि हमारा प्रोडक्ट अन्य फर्मों के प्रोडक्ट से या अन्य स्थानापन्न प्रोडक्ट की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, अधिक अच्छा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का जो साम्य होता है वो वहीं, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं, मोनोपोली में हमने पढ़ा, पूर्व परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा, जहां सीमांत आगम और सीमांत लागत पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। वहां पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्म का साम्य स्थापित हो जाता है। मोनोपोली कंपटीशन में जो हमने विशेषता पढ़ी हैं, एक बार उनको फिर दोहरा देते हैं थोड़ा सा। जैसे कि फर्मों की संख्या सामान्यतः अधिक रहती है, उद्योग में फर्मों के प्रवेश की स्वतंत्रता रहती है, सभी फर्में सदृश लगभग समान, किंतु स्थानापन्न वस्तुएं पहुंचती हैं, अलग अलग होती हैं, एक जैसे वस्तु होती हैं लेकिन थोड़ा वस्तु विभेद पाया जाता है। प्रत्येक फर्म की अपने वस्तु के उत्पादन पर एकाधिकार होता है और उसके जो निकट की स्थानापन्न वस्तु की फर्में हैं उनसे प्रतियोगिता करनी पड़ती है। क्रेता विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं में से एक ही वस्तु को पसंद कर सकता है। विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में आपस में फर्में जो है उनमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, कंपटीशन होता है और गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यदि आपके एग्जाम में आपसे पूछे कोई अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता है तो आपको यही करनी है। यदि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आता है तो ये विशेषता है, यदि अपूर्ण प्रतियोगिता है तो आपको थोड़ा सा बताना है कि जिसे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता कहा है उसे ही एडवर्ड चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में ना आई हो तो हम पुनः मिलेंगे। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, आप जो है मेरे से बात कीजिएगा, हम इसको पुनः रिपीट करेंगे चैप्टर को। अपना ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिएगा, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, भीड़ भाड़ से बचें, सर्दी शुरू हो गई है, अपने आप को कोल्ड से बचाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।